डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स के क्लास 7 के अध्याय 6 नगर, व्यापारी और शिल्पी जन के बारे में पढ़ेंगे। आइए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है, हम्पी निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की राजधानी थी? विजयनगर, मुगल, मेवाड़ या हैदराबाद? इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मैं आपको इसका उत्तर वीडियो ख़त्म होने पर बताऊंगी। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और पढ़ते हैं अपने चैप्टर को। हम जानते हैं प्रशासनिक केंद्रों के बारे में। हम ये देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति मध्यनगर युगीन समय में यात्रा करने आया होगा तो वह नगर के बारे में क्या क्या देखता होगा, वह प्रशासनिक केंद्र को किस प्रकार से इमेजिन करता होगा। जैसे कि हम कल्पना करते हैं अपने चोल वंश की राजधानी तंजावुर के बारे में। इसके बारे में हमने इससे पहले अध्याय 2 में पढ़ा था। इसमें यह राजधानी कावेरी नदी के किनारे बसी हुई थी। इस राजा राज चोल द्वारा निर्मित राजेश्वर मंदिर में इसकी घंटियां बजती रहती थी। यहाँ के जो लोग थे वो वास्तुकार कुंजर, मलन, राजराज, पेरुथचन, ये काफ़ी टफ नेम है, की वास्तुकला की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। यहाँ का जो वास्तुकार था उसका नाम यहाँ के मंदिर में उत्कीर्ण है। इसके अलावा इस मंदिर के अलावा यहाँ पे नगर में अनेक प्रकार के राजमहल हैं जिसमें कई मंडप बने हुए हैं। राजा इन लोग मंडपों में अपना दरबार लगाते थे और यहाँ से अपने अधीनस्थ के लिए आदेश भी जारी करते थे। इसके अलावा यहाँ पे सैन्य शिविर भी बने हुए थे। बाजारों में भी काफ़ी हलचल रहती थी। यहाँ मसाले, अनाज, कपड़ों, आभूषणों की भी बिक्री होती थी। इसके अलावा जल की आपूर्ति के लिए कुओं और तालाबों का भी निर्माण हुआ है। इसमें हम यह भी देखते हैं कि यहाँ पर हमें अन्य मूर्तिकारों द्वारा उत्तम कांस्य की मूर्तियाँ भी मिली हैं। आइए जानते हैं मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र के बारे में। जैसे कि तंजावुर एक मंदिर नगर है। यहाँ पर मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रदर्शित करता है। नगरीकरण नगरों के विकास की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण होते थे। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपने भक्ति भाव को दर्शाने के लिए मंदिर का निर्माण करवाते थे। वे मंदिरों में अनेक प्रकार के दान करते थे और अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों विधि विधान से संपन्न कराए जाते थे। इसके साथ साथ तीर्थयात्रियों और पंडितों द्वारा अनेक प्रकार के पर्व मनाए जाते थे और दान दक्षिणा भी की जाती थी। इसके अलावा हम यह भी देखते हैं कि मंदिर में केवल राजा नहीं, बड़े बड़े व्यापारी और साहूकार भी अपना पैसा लगाते थे। इसके साथ साथ हमने यह देखा है कि मंदिर के निकट वहाँ के दर्शनार्थियों और तीर्थार्थियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए वहाँ पर पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि उनके निकट बसते चले गए। इससे मंदिर नगरों का विकास हुआ। इसका उदाहरण के स्वरूप में हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश में भिल्ल स्वामिन अर्थात भिलिशा या विदिशा और गुजरात में सोमनाथ। इसके अलावा तमिलनाडु में कांचीपुरम और मदुरै और आंध्र प्रदेश में तिरुपति। हम यह देखते हैं कि तीर्थ स्थल में अनेक नगरों में विकसित हुआ था। जैसे कि तीर्थ स्थल भी अनेक नगरों में विकसित हुआ था। जैसे कि वृंदावन में तिरुवनमलाई अर्थात तमिलनाडु जैसे जो 2 प्रमुख उदाहरण हैं, यह तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हुए थे। इसके साथ साथ अजमेर भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल के रूप में उभरा था जो बाद में जाके मुगल शासन में एक महत्वपूर्ण सूबा बन गया था। हम यह देखते हैं कि अजमेर के पास जो पुष्कर सरोवर है वहाँ पर भी प्राचीन काल से तीर्थयात्री आते थे और वहाँ भी काफ़ी सारे दर्शनार्थी और श्रद्धालुओं का भीड़ भाड़ रहती थी। फिर हम जानते हैं छोटे नगरों की संजाल की तरफ। 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल बिछने लगा था जिनके प्रादुर्भाव से बड़े बड़े गांवों का निर्माण हुआ था। इनमें आसपास में आमतौर पर एक मंडप का, जिसे मंडी कहा जाता था, उसका निर्माण होता था, जहां आसपास के गांव अपनी उपज बेचने के लिए अपना सामान लाते थे। यहाँ पे अनेक प्रकार के बाजार का निर्माण हुआ था। यहाँ पे एक ऐसी गलियाँ थी जिन्हें अधिकतर बाजार या दुकानें होती थी जिन्हें बाद में हट या बाद में हाट कहा जाने लगा। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के कारीगर और शिल्पीकार आते थे जो अपने तोड़ियाँ, शक्कर बनाने वाली सामान, सुनार, लोहार आदि आते थे और अपना कारोबार करते थे। कुछ व्यापारी यहाँ पे दूर दूर से दूर दराज के भी आते थे और कुछ अपने दूरवर्ती सामान अर्थात जो बाहर से सामान लाते थे, जैसे कि घोड़े, नमक,
कपूर, केसर, पान सुपारी आदि सामान को भी बेचने के लिए यहाँ पर आते थे। फिर हम यह देखते हैं कि ऐसे सामंत व्यक्तियों ने पर यहाँ पर जो व्यापारियों और शिल्पकारों पर था उन पर कर भी लगता था, जिसके लिए कभी कभी एक संग्रहण के लिए व्यापारियों को एक अधिकार दिया होता था। इन अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है, जिसको हम आज भी पढ़ पाते हैं। आइए जानते हैं बड़े और छोटे व्यापारी की तरफ। व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे, जिसमें से कुछ बंजारे लोग भी शामिल थे। कई व्यापारी सिर्फ घोड़े का व्यापार करते थे। उनमें से कुछ मुखिया होते थे और मुखिया अपने इच्छा अनुसार योद्धाओं से बातें करते थे जो उनका घोड़ा खरीदना चाहते थे। व्यापारियों को अधिकतर राजाओं के राज्यों और जंगलों से गुजरना पड़ता था, इसलिए वे अधिकतर आमतौर पर काफिले के साथ ही यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ बनाया करते थे। दक्षिण भारत में हम ये देखते हैं कि जो अनेक प्रकार के संघ बने थे, उसमें से प्रसिद्ध थे मणिग्रामम और नानादेशी। इस प्रकार के संघ प्रायद्वीप से बाहर दक्षिण पूर्व एशिया और चीन तक भी अपना व्यापार करने जाते थे। इसके अलावा हम यह देखते हैं कि चेटियार और मारवाड़ी ओसवाल भी देश के प्रमुख व्यापारी समुदाय थे। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुसलमान बोहरा दोनों ही प्रमुख समुदाय थे। यह दूर दूर तक अपना व्यापार करने जाते थे और वे पत्तनों में भी कपड़े मसाले बेचते थे और बदले में अफ्रीका से सोना, हाथी दांत एवं दक्षिण पूर्व एशिया से चीन मसाले, टीन, मिट्टी के बर्तन आदि लाते थे। इसके अलावा हम यह देखते हैं कि पश्चिम तट में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और ईसाई बस गए थे। यहाँ पर अनेक प्रकार के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले लोग मसाले और कपड़े इटली के लोगों तक खरीदे जाते थे और वहाँ से फिर यह यूरोपीय बाजार में फैलाया जाता था। आइए जानते हैं हम कुछ नगरों में उपस्थित शिल्पकार के बारे में। बीदर के जो शिल्पकार थे वह अधिकतर तांबे और चांदी की जड़ाई का कार्य करते थे। इनका शिल्प इतना प्रसिद्ध था कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, केसरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे, वह मंदिर के निर्माण के लिए अति आवश्यक थे। इसके अलावा वे राजमहलों, बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इसके साथ साथ हम यह देखते हैं कि वस्त्र निर्माण में भी अन्य प्रकार के जैसे कार्य होते थे, जैसे कपास को साफ करना, काटना और रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गया था, जिसके लिए भी विशेषता अर्थात जानकारी अनिवार्य थी। आइए जानते हैं हम 2-3 शहरों के बारे में अच्छे से। सबसे पहले हम जानते हैं हम्पी के बारे में। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के घाटी में स्थित है। यह नगर 1336 में विजयनगर का केंद्र स्थल था। हम्पी के खंडहर से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च चोटी की थी। किले की दीवार में कहीं पर भी गारे, चूने जैसे किसी भी मसाले का प्रयोग नहीं किया गया है और शिलेखंडे को आपस में फंसाकर गूंथा गया है। मतलब यहाँ पे किसी भी प्रकार का चूना या सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। बहुत ही अलग प्रकार की विशिष्ट यहाँ की वास्तुकला थी। यहाँ के शाही भवनों में हम भव्य प्रकार के मेहराब और गुंबद देखते हैं। इसके अलावा हम यह देखते हैं कि 15वीं-16वीं शताब्दियों में हम्पी अपने वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजमान रहता था। यहाँ पर अनेक प्रकार के मुस्लिम सौदागर, चेट्टी और पुर्तगाली जैसे व्यापारियों का जमघट लगा रहता था। यहाँ पर हम यह भी देखते हैं कि यहाँ पर महानवमी पर, जो आजकल नवरात्रि पर्व है, वह हम्पी में एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व की तरह मनाया जाता था। 1556 में दक्कनी सुल्तान गोलकुंडा, बीजापुर, अहमद, बरार और बीदर के शासकों के हाथ विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। फिर हम जानते हैं सूरत के बारे में। सूरत को पश्चिम का प्रवेश द्वार कहा जाता है। सूरत मुगल काल में कैम्बे, जो कि आज का खंबात है, के साथ साथ अहमदाबाद और गुजरात के पश्चिमी व्यापार का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। सूरत ओरमुझ की खीरी से पश्चिमी एशियाई तक जाने का एक प्रमुख द्वार था। यहाँ से बहुत सारे हज यात्री भी जहाज की ओर रवाना होते थे। यह एक सर्वदेशीय नगर था, अर्थात यहाँ पर सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे।
यहाँ पर 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेज़ों के भी कई कारखाने और गोदाम हैं। हम ये देखते हैं कि सूरत में अनेक प्रकार की दुकानें थीं जो सूती कपड़ा, थोक, फुटकर कीमतों पर बेचती थीं। सूरत के वस्त्र अपने अलग ही लेवल पर प्रसिद्ध हुआ करते थे। इसके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप से लोग आते थे और यहाँ पे खरीदते थे। इसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि यहाँ पर अनेक प्रकार के विश्राम गृह बने हुए थे। यहाँ पे भव्य भवन और मनोरंजक स्थल भी थे। यहाँ के जो काठियावाड़ी सेठ थे और महाजन थे, उनकी बहुत बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियाँ भी थीं और हुंडियों द्वारा जो बिजनेस किया जाता था उस समय, जो उनकी हुंडियों जारी की जाती थी, वह केवल देश में नहीं विदेश में, अब मिस्र, इराक, बेल्जियम तक भी प्रसिद्ध होती हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि 17वीं शताब्दी के बाद सूरत में भी पतन होना प्रारंभ हो जाता है। इसके अनेक कारण थे, जैसे कि पहला कारण मुगल साम्राज्य के पतन के बाद बाज़ारों में भी कमी आ जाती है और उसके बाद पुर्तगालियों द्वारा समुद्री राज्यों पर नियंत्रण कर लिया जाता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण केंद्र स्थापित होने में कमी आने लगती है। आज फिर से सूरत एक बहुत महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र बन चुका है। उसके बाद हम जानते हैं मसूलीपट्टनम के बारे में। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में यह विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देश की ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूलीपट्टनम को नियंत्रण करने का प्रयास किया। यहाँ पर आंध्र प्रदेश का जो तट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बना हुआ था। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों द्वारा बनाया गया था। गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़े, मसाले और अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही अधिकार लागू किया था, जिससे वह व्यापार किसी भी तरीके से पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ना चला जाए। हम यह देखते हैं कि यहाँ पर अनेक प्रकार के कुलीन वर्ग, फारसी सौदेगार, तेलुगु और यूरोपीय व्यापारियों ने यहाँ पर घनी आबादी और समृद्धशाली स्थापत्य और समाज की रचना की थी। यहाँ पर जो मुगल थे उन्होंने गोलकुंडा में अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली थी। इससे वहाँ उन्होंने यह भी किया कि हॉलैंड वासियों और अंग्रेज़ों को आपस में भिड़ाना प्रारंभ कर दिया था। जब यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने में समस्या आने लगी तो वह वापस से ही मसूलीपट्टनम में आने की ओर वापस आने लगे। लेकिन हम यह देखते हैं कि 18वीं शताब्दी के दौरान मसूलीपट्टनम अपना व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो चुका था और एक छोटे से शहर की ओर बढ़ चुका था। और यह इसका रीज़न क्या था? जब कंपनी के व्यापारी मुंबई, कोलकाता और मद्रास की तरफ चले गए तब इसका पतन होने लगा था। आइए हम जानते हैं नए नगर और व्यापारियों के बारे में। 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दियों में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से जैसे कि मसाले और कपड़ों की तलाश से यहाँ पे आने लगे थे। अंग्रेज, हॉलैंड वासी और फ्रांसीसियों ने अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, जिससे वे यहाँ पे व्यापार करने के लिए आते थे। यूरोपीय कंपनी ने समुद्री व्यापार स्थापित करने के लिए नौशक्ति का प्रयोग किया था और भारतीय व्यापारियों को अपना एजेंट के रूप में नियुक्त किया था। वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांग में तेजी आने से लोगों ने कताई, बुनाई, रंगाई को अपना प्रमुख कारोबार बना लिया था, जिससे शिल्प कला में काफ़ी विकास हुआ था और भारतीय वस्त्रों के रंग, रूप और डिज़ाइन में भी काफ़ी बदलाव हुआ। 18वीं शताब्दी में हम यह देखते हैं कि मुंबई, कोलकाता और मद्रास नगरों का उदय हुआ, जो आज भी महानगर हैं। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए, जैसे बुनकरों और यूरोपीय कंपनियों द्वारा यहाँ पे ब्लैक टाउन्स की स्थापना की गई। ब्लैक यानी कि व्यापारियों और शिल्पकारों को यहाँ पे ब्लैक टाउन्स तक ही सीमित कर दिया था। इसके अलावा हम देखते हैं दो प्रमुख यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे, जिनके बारे में कहा जाता है ना कि नाविक थे। एक है वास्को डी गामा और दूसरे हैं क्रिस्टोफर कोलंबस। वास्को डी गामा 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री यात्रा खोजने में एक बहुत अभूतपूर्व कार्य किया था। इन्होंने अंटार्कटिक महासागर के साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करते हुए 1498 में यह भारत पहुँचे। कालीकट पे पहुँचे, फिर उन्होंने वहाँ पे भारत का आविष्कार किया। ऐसा कहा जाता है कि वास्को डी गामा
जब यहाँ पहुँचे थे तो इन यहाँ पे 4 में से 2 जहाज़ नष्ट हो चुके थे और 170 यात्रियों में से केवल 54 यात्री ही बचे थे, बाकी सारे मर चुके थे। इसके अलावा हम क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में जानते हैं कि यह 1492 में वेस्ट इंडीज़ पहुंच गए थे। वेस्ट इंडीज़ का नाम यहाँ पे वह भारत की खोज में ही वेस्ट इंडीज़ पहुंचे थे और इसी कारण वहाँ का नाम वेस्ट इंडीज़ पड़ा है। इसके साथ साथ फिर स्पेन और पुर्तगाल के नाविक भी वहाँ आते रहे। आइए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है, हम्पी निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो इसका उत्तर है विजयनगर। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इनबॉक्स में बताएं और हमारे फ्री PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।